अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। दरिया डूंगा भी है और किश्ती भी तूफान की जद में है और इस वक्त ज़रूरत है एक मेहनती, मशाक और ताकतवर मल्लाह की जो किश्ती को ना सिर्फ डूंगे पानियों से निकाले बल्कि तूफान से भी किश्ती को बचाए और किश्ती को साहिल पर लेके आए ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। और यही इम्तहान है इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी एलीट का और ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद का। और इसी इत्तेहाद से निपटने के लिए लंदन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए गए हैं, कुछ अहम फैसले किए गए हैं। हालिया दिनों में नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ राब्ते हुए हैं, कुछ पैगामात के तबादले भी हुए हैं। और ये पैगामात सियासी शख्सियात की तरफ से भी हैं, राब्ते सियासी शख्सियात की तरफ से भी हैं, मुलाकातें सियासी शख्सियात के साथ भी हैं और इनके साथ साथ गैर सियासी शख्सियात के साथ भी राब्ते, मुलाकातें और पैगामात के तबादले हुए हैं, जिनमें बहुत सारे अमूर ज़ेरे बहस आए हैं। और इन राब्तों, मुलाकातों और पैगामात के तबादले के नतीजे में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए गए हैं, कुछ हिकमत अमली तय की गई है। और उस हिकमत अमली के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने अब डूंगे पानियों में उतरने का फैसला कर लिया है क्लैरिटी के साथ। इसके अंदर अब कोई दो राय नहीं है और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब किस तरह डूंगे पानी में उतरते भी हैं और उसके बाद अपने तजुर्बे, महारत को बरूए कार लाते हुए इस किश्ती को जो है तूफ़ानों से निकालेंगे भी और साहिल पर भी लेके आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से डूंगे पानियों में उतरने का मतलब क्या है? क्या वो वापस आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो कब? किश्ती को तूफ़ान से निकालने के लिए क्या हिकमत अमली तय की गई है और किश्ती को अब किस मल्लाह के हवाले किया जाएगा? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि इस किश्ती और इस तूफ़ान और इस डूंगे पानियों का तमाम ताल्लुक़ जाता है हमारी माशी सूरत हाल और इस वक्त पाए जाने वाले सियासी बहरान की तरफ। इस सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और बल्कि दो और ख़बरें हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दोनों बहुत ही ज़्यादा गर्म है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से एक खबर है पंजाब के हवाले से, जहाँ पर इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल मुबैना तौर पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और दूसरी जानिब जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान बल्कि पंजाब के ही एक पॉलिटिकल प्लेयर की तरफ से है और उस पॉलिटिकल प्लेयर की तरफ से अब घुटने टेकने की इतलात मिल रही हैं वाज़े तौर पर। और ख़बर गर्म है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब कि उन्होंने राब्ता किया है नवाज शरीफ साहब के साथ। और बल्कि राब्ते से मुराद ये है कि पैगाम एक भिजवाया है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, जिसमें उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि यार गलती हो गई है, कोई रास्ता निकालें। और ये पैगाम नवाज शरीफ साहब के एक करीबी साथी, एक मुतमद ख़ास, एक काबिल एतमाद शख्सियत के ज़रिए लंदन में भिजवाया गया है और उस शख्सियत ने ये पैगाम नवाज शरीफ साहब के को तक पहुंचा दिया है। क्योंकि अमानत होती है, पैगामात, सियासी पैगामात भी अमानत होती हैं और ये अमानत अब मुतल्लिका शख्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उस शख्सियत की तरफ से जो इस वक्त एक अहम ओहदे पर फाइज है, पॉलिटिकल अहम ओहदे पर फाइज है मौजूदा हुकूमत में, उसने ये पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दिया। और नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम सुनने के बाद सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफ़ा किया है, किसी किस्म का कोई जवाब उनकी तरफ से वापस नहीं आया। और अब अगर आप देखें, अगरचे इस वक्त पंजाब असम्बली के 2 इजलास चल रहे हैं, बल्कि जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ उस वक्त भी पंजाब असम्बली का वो इजलास जो ईवान इकबाल में चल रहा है, वहाँ पर पंजाब के बजट की मंजूरी दे दी गई है, जबकि दूसरा इजलास पंजाब असम्बली में स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़ेर सदारत चल रहा है। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़ेर सदारत इजलास चल रहा है, वहाँ पर अब किसी किस्म की आपको ना कोई गर्मा गर्मी नज़र आ रही होगी, ना कोई खबर नज़र आ रही होगी, ना कोई तड़ी नज़र आ रही होगी, ना कोई धमकी नज़र आ रही होगी और ना ही किसी किस्म का कोई बयान आपको नज़र आ रहा होगा। बल्कि ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे चौधरी मोहन्नस इलाही साहब, जो इस वक्त FIA के अंदर अपनी एक इंक्वायरी भुगत रहे हैं और उन्होंने भी हाल ही में ज़मानत कबल गिरफ्तारी भी कराई है, उनकी तरफ से भी आपको किसी किस्म की कोई इश्तियाल अंगेज़ी से मुराद ये है कि उनकी तरफ से भी कोई पॉलिटिकल ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जहाँ से वो एक मरतबा फिर हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के साथ कॉन्फ्रंट्रेशन मोड में आपको नज़र आए। बल्कि जब इस हवाले से बात हुई उनकी, जब वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी लेकर वापस आ रहे थे, कुछ सवाल हुए तो
उन्होंने सिर्फ मानी खेज इशारे दिए और खामोशी इख्तियार की और सिर्फ मुस्कुराते रहे। बल्कि एक टीवी टॉक शो के अंदर जब मोनस इलाही साहब आए और वहाँ पर उनसे मौजूदा हुकूमत की तरफ से नैब कानून में तरमीम के हवाले से जिक्र किया गया, तो मोनस इलाही साहब ने नैब कानून में मौजूदा हुकूमत की तरफ से की गई तरमीम की तारीफ़ की और उनका कहना था कि ये तरमीम बहुत अच्छी है, जो बज़ाते खुद इमरान खान साहब की पॉलिसी के बिल्कुल उलट बात की चौधरी मोनस इलाही साहब ने। क्योंकि इमरान खान साहब ने मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से नैब कानून के अंदर जो तब्दीलियाँ की गई हैं उससे नैब ना सिर्फ टुथलेस हो गया है, बल्कि नैब कवानीन में तब्दीलियों का जो तमाम का तमाम फ़ायदा है वो इस वक्त के हुक्मरान इत्तेहाद की पॉलिटिकल एलीट को पहुँचने का अंदेशा है। लिहाजा उन्होंने इस सारे के सारे मामले को उठा के रख दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और उनका ये फैसला है कि इसी हफ्ते में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है, बल्कि इस वक्त एक और भी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही रेफरेंस से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब एहसन भून साहब की तरफ से नजर सानी की एक अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि वो सदारती रेफरेंस जो आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए उनके सामने भिजवाया गया था उस पर नजर सानी की जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बार का ये मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है कि मुनहरफ रुकन का वोट शुमार नहीं किया जाएगा, ये मावराए आइन है। क्योंकि आइन के अंदर इस किस्म की कोई बात मौजूद ही नहीं है कि वोट कंसिडर ही नहीं होगा, यानी वोट शुमार नहीं होगा। आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है आर्टिकल 63A के अंदर कि जो बंदा वोट देगा वो उसके सज़ा के तौर पर वो डीसीट हो जाएगा, यानी वो रुकने असम्बली नहीं रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तशरीह के अंदर इनफैक्ट आइन से तजावुज़ किया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर नजर सानी करनी चाहिए। और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कौन सा फैसला करेगी। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर भी ज़िमनी इंतखाबात का मैदान बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और यहाँ पर जो एक सियासी रस्साकशी है उसका आगाज़ हो चुका है। और मैं गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस में आपके साथ इस बात का जिक्र भी करता रहा हूँ कि पंजाब में जो मौजूदा अपोजिशन है यानी इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात, वो मुसलसल इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजाब के अंदर मुबैना तौर पर मैच फिक्सिंग हो रही है और यहाँ पर न्यूट्रल्स नहीं हैं, बल्कि न्यूट्रल्स ने अपना वज़न डाल दिया है मौजूदा हुकूमत के पलड़े में और वो जानबूझकर हमज़ा शहबाज साहब के इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपना मुकम्मल असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो पंजाब है वहाँ पर ना हमज़ा शहबाज साहब के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत हो रही है लाहौर हाई कोर्ट में, और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से किसी भी किस्म के इक़दामात या जो दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी जा रही हैं उन दरख्वास्तों को कोई अहमियत दी जा रही है। और उसके साथ साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि न्यूट्रल्स की एक शख्सियत जो लाहौर में मौजूद है वो शख्सियत यहाँ पर बैठकर इन इलेक्शंस के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है। और ये इल्ज़ाम अब किसी और तरफ से नहीं आया, पहले तो फ्रंट मैनों की तरफ से आ रहा था ना, कीबोर्ड वॉरियर्स की तरफ से आ रहा था और मुख्तलिफ इमरान खान साहब के फेवरेट यूट्यूबर्स की तरफ से आ रहा था, लेकिन अब ये बयान ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से सामने आया है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जानबूझकर अब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो शिकस्त का मलबा जो मुमकिन तौर पर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में उनको दरपेश है वो मलबा उन्होंने अब फिक्स करना है, क्योंकि उसके नतीजे में ही वो अपना अगला पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्ड कर सकते हैं और उसी पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके आगे चल सकते हैं। अब अगर हम सूरत हाल देखें तो पंजाब के अंदर यकीनी तौर पर 4 हलके ख़ासतौर पर जो लाहौर के हैं यहाँ पर तो मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है और PTI की यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है, लेकिन वो तमाम हलके जो देही हलके हैं वहाँ पर सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़ात बरादरी का बड़ा असर रसूख होता है, कैंडिडेट का अपना वज़न, पॉलिटिकल पार्टी का वज़न, ये दोनों मिलाकर जो है वो कैंडिडेट के लिए जीत का रास्ता हमवार करते हैं। और इलेक्शंस के अंदर आपको तगड़े उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं, हैवी वेट्स को उतारना पड़ता है जो टफ टाइम दे सके। लेकिन अगर आप PTI की जो कैंडिडेट लिस्ट है अगर आप उसका मुआयना करें, उसको देखें तो इस तरह का अंदाज़ा मिल रहा है कि PTI की तरफ से जानबूझकर पंजाब के इंतखाबात को किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं दी जा रही और वो ये समझते हैं
کہ یہ الیکشن ہارنا ان کے لیے پولیٹیکل فائدے میں شمار ہوگا نہ کہ گھاٹے میں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ مہم جس کا آغاز عمران خان صاحب کی طرف سے کل کیا گیا آپریشن رجیم چینج سیمینار کے ذریعے، اور وہاں پر جس قسم کی گفتگو کی گئی، وہاں پر جس طریقے سے نیوٹرلز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پر جس طریقے سے عدلیہ پر تنقید کی گئی، جس طرح فواد چودھری صاحب نے خود کل اپنے خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس وقت وہ معاملہ از خود نوٹس کا زیر سماعت تھا، وہ جو ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کی طرف سے جو رولنگ دی گئی تھی، اور اس کے اوپر جب وہ تحریک عدم اعتماد انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دی تھی، تو اس سماعت کے دوران جس دن فیصلہ انہوں نے محفوظ کرنا تھا، اس وقت سماعت کے دوران وقفہ کیا گیا اور بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، تو فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اظہار کیا برملا آن ریکارڈ، اس بات کا اظہار کیا کہ اس سماعت کے وقفے کے دوران کچھ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہوا تو تھا، لیکن وہ کیا ہوا تھا وہ بتانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس کو بتانے کے بے شمار نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہہ بھی گئے اور کچھ بھی نہ کہا، اس قسم کی انہوں نے صورتحال رکھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے اندر پی ٹی آئی باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اب ایک نئے پولیٹیکل نیریٹو کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس پولیٹیکل نیریٹو کے لیے ان کو ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی، اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے مترادف ہوگا، اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے لندن کے اندر بہت ہی زیادہ ہیکٹک قسم کی ملاقاتیں جاری ہیں، ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں، رابطے بھی ہوئے ہیں، پیغامات کا تبادلہ بھی ہوا ہے، اور جس کے بعد نواز شریف صاحب نے ڈونگے پانیوں میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے یہ ڈونگے پانیوں کی کہانی بھی ذرا تھوڑی سی اس وجہ سے میں لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ 2 دن پہلے نجم سیٹھی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر وہ لندن سے نواز شریف صاحب کے ساتھ آئے کیمبرج، اور کیمبرج میں پہنچنے کے بعد ایک تصویر ان کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھی، جہاں پر نواز شریف صاحب اور نجم سیٹھی صاحب دریا میں کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کشتی کی سیر کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر نجم سیٹھی صاحب کا بھی ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے یار پانی کتنا ڈونگا ہے، یہ دریا کتنا گہرا ہے، ان کا سوال یہ تھا۔ اب اس سوال کے ساتھ ہی میں نے اس چیز کو جوڑا ہے کہ پانی ڈونگا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ یقینی طور پر گہرے پانی کی طرف ہے اشارہ اس کا، اور جو طوفان ہے وہ یقینی طور پر ابھر بھی رہے ہیں، جس کی وجہ سے کشتی خاصی اس وقت مشکل میں ہے، کیونکہ اگر مشکل میں نہ ہوتی تو اس قسم کے جس طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب فیصلے کر رہے ہیں وہ یہ فیصلے نہ کر رہے ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جس طریقے سے اپنا پولیٹیکل نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، کسی نہ کسی کو سامنے آ کر اس نیریٹو کے آگے دیوار کھڑی کرنا ہوگی، کیونکہ اس وقت اگر کہیں سے جواب آ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی آ رہا ہے، بلکہ باقی اتحادی جماعتیں اس صورتحال میں بالکل خاموش ہیں۔ اس طرح کا بھی تاثر مل رہا ہے جیسے انہوں نے نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو اکیلا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے، یہ جو لان تان ہے، اس کو برداشت کرنا، اس کا سامنا کرنا کچھ زیادہ آسان کام نظر نہیں آتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ نے آ کے ناکامی کو شیئر کرنا ہے۔ وہ انگریزی کی وہ مثال ہے نا کہ سکسیس ہیز مینی فادرس بٹ ڈیفیٹ از آرفن، وہ معاملہ بھی اس کا یہی ہے کہ جیت کے دعوے دار بہت ہوتے ہیں، ناکامی کا ذمہ داری قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب جیت کے دعوے دار جب یہ معیشت گہرے پانیوں سے نکل جائے گی، ڈونگے پانیوں سے نکل جائے گی، طوفانوں سے نکل جائے گی، تو اس کا کریڈٹ سب لیں گے، لیکن ڈونگے پانیوں سے نکالنے کی ہمت کوئی اور نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے نواز شریف صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کی طرف سے، اور وہاں پر اب کچھ آئس بریک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئس بریک ان اے سینس کہ نواز شریف صاحب کو ایک جانب تو اب فرنٹ لیڈ لینے کے لیے بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی رازداری ضمانت لیں، اور رازداری ضمانت لینے کے بعد آپ پاکستان واپس آ جائیں، اس قسم کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ اور اس کا اشارہ خود موجودہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کریں گے تو ان کو رازداری ضمانت لینی ہوگی، یعنی ان کو عدالت سے یہ کہنا ہوگا کہ میں آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، اپنے خلاف مقدمات کا سامنا
करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वतन वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए। और वो इस किस्म की जो बेल है, वो राहदारी ज़मानत जिस तरह से इमरान खान साहब ने ली थी पेशावर से जब वो आए थे बनी गाला, और अभी तक वो किसी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन अब वो आ गए। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब भी अब उनको ये मशवरा दिया गया है कि वो राहदारी ज़मानत ले लें। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मुतवक्के है, और मुस्लिम लीग नून लंदन के ज़राए इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आने के बारे में अब संजीदगी के साथ ना सिर्फ सलाह मशवरे कर रहे हैं, बल्कि शायद अब वो फैसले के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने से पहले इसहाक डार साहब पाकिस्तान आएंगे, उनका ये मानना है। और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब से पहले इसहाक डार साहब सामने आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब और वो तमाम लोग जो नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में राब्ते में हैं, उनका ये मानना है कि अगरचे इसहाक डार साहब लंदन में बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब को कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं मईशत के हवाले से, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर किश्ती को निकालना है तूफ़ान से तो फिर मल्ला को बदला जाए और इसहाक डार साहब को वतन वापस लाया जाए, और लाकर उनसे कहा जाए कि जनाब अब आप इन मामलात को देखें, और मुमकिन तौर पर इसहाक डार साहब की जो वतन वापसी है वो पहले होगी और नवाज शरीफ साहब वतन वापस बाद में आएंगे। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने तस्दीक की है कि वाक़तन ऐसा ही है, और इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और मुमकिन तौर पर जुलाई के अंदर वो पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे, और मुमकिन तौर पर ईद के बाद वो पाकिस्तान आएंगे, और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर वो राहदारी ज़मानत के लिए भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आकर हल्फ भी उठाएंगे, और उसके बाद वो मुकदमात का सामना भी करेंगे, और हल्फ उठाने के बाद वो वजारत का कलमदान संभाल सकते हैं। लिहाजा ये बात अब सेफली कही जा सकती है कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर ये जो अभी हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं ये आने वाले दिनों के अंदर बेहतर होंगी, क्योंकि सिर्फ आज ही के दिन में सुबह से लेकर अब तक, जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ इस वक्त 2 बजे हैं, तो इस वक्त तक भी डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में 4 रुपये कम हुई है। और उसका इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि चीन की तरफ से इस बात की कॉन्फर्मेशन आ गई है कि पीर तक चीन की तरफ से पाकिस्तान में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में। और इसके साथ साथ इस बात की भी कल से खबरें हैं कि IMF के साथ हुकूमत का मुआहदा तय पा गया है। अब सिर्फ ये 2 खबरों ने जो इफ़ेक्ट है वो ये दिखाया है कि कल से लेकर अब तक मजमूई तौर पर डॉलर की कीमत में 6 रुपए की कमी हुई है, और ये एक अच्छी अलामत है, बशर्ते ये कि इसको एक मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए आगे बढ़ाया जाए, और फिर अब दोबारा डॉलर को ऊपर जाने से रोका जाए, और ऐसे माशी इक़दाम किए जाएँ जिनके नतीजे में इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़े और डॉलर नीचे आए और रुपये की कदर बढ़े। इससे फ़ायदा होगा, और इसी से हमें जो इन्फ्लेशन है, जो फ़रात ज़र है, वो कमी आएगी इसमें। और इसके लिए अब ज़रूरी है कि जैसे हम कहते हैं ना, सिर सुट के कम किया जाए। अब वो सिर सुट के कम करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और इसके लिए जो फ़ैसले हैं वो लिए जा चुके हैं, और उन फ़ैसलों के ऊपर अब लेटर एंड स्पिरिट पे अमल दरामद किया जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।